हम आज स्वतंत्र भारत में राजनीति के अध्याय 5 कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना में राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपने पूर्व में जाना कि हमारे देश में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए, द्वितीय 57 में और तृतीय 1962 में। इन तीनों ही आम चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इसका लोकप्रिय नाम कांग्रेस था ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। मई 1964 में, कब? मई 1964 में भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु से पूर्व हम देखें कि यह लगभग 1 वर्ष तक बीमार रहे। इस दौरान देश में ये संदेह जाहिर किया गया कि नेहरू के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। विदेशों में ये देखा गया कि नेहरू के बाद क्या भारत में लोकतंत्र कायम रह पाएगा, और हम देखें कि क्या भारत में उत्तराधिकारी का निर्णय लोकतांत्रिक ढंग से हो पाएगा, क्योंकि अभी देश को आज़ादी मिले ज़्यादा समय नहीं हुआ था। देश के सामने बहुत सी समस्याएं थी और विश्व पटल पर अगर हम देखते हैं तो बहुत से ऐसे 9 स्वतंत्र देश थे जहां पर लोकतांत्रिक ढंग से उत्तराधिकारी नहीं चुन सके, और लोकतंत्र के असफल होने पर कहीं सेना राजनीतिक दायित्व न संभाल बैठे। ऐसे बहुत से अंदेशे थे और जो 60 का दशक है भारत के लिए एक बुरे दशक के रूप में था, क्योंकि हमने 1962 में भारत चीन युद्ध का दंश झेला था। इस युद्ध में भारत की सामरिक जो क्षमता है वो विश्व पटल पर प्रकट हुई थी कि भारत सामरिक दृष्टि से मजबूत नहीं है, क्योंकि हमारी सेना को चीन से एक तरह से पराजय का सामना करना पड़ा था। इसी दौरान देश में गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय विभाजन जैसी बहुत सी समस्याएं अनसुलझी थी। लेकिन हम देखते हैं कि नेहरू के बाद 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद नेहरू जी के उत्तराधिकारी के रूप में शास्त्री जी को चुना गया। किसको चुना गया? शास्त्री जी को चुना गया। यानी कि नेहरू जी के मृत्यु के बाद संसदीय
दल के नेताओं ने कांग्रेस के अध्यक्ष के कामराज ने संसदीय मंत्री या नेता लाल बहादुर शास्त्री को नेहरू जी का उत्तराधिकारी घोषित किया। किसको? लाल बहादुर शास्त्री जी को। शास्त्री जी निर्विरोध रूप से संसदीय दल के नेताओं द्वारा अपना नेता चुन लिए गए और विश्व में जो ये संदेह व्यक्त किया जा रहा था कि भारत में किस प्रकार से नेहरू जी का उत्तराधिकारी चुना जाएगा, इस समस्या को बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से हल कर लिया गया, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी को निर्विरोध संसदीय दल का नेता चुनने के पीछे कई कारण थे। उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री का जो व्यक्तित्व है बहुत ही सादगीपूर्ण, कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार छवि का था। और जैसे आपको मैंने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु से पूर्व वह 1 वर्ष से अधिक समय से बीमार चल रहे थे, तो उनकी बीमारी के दौरान भारत के बहुत से कार्य हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी कर रहे थे, इसलिए इन पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं था। और इस प्रकार से 1964 में लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत ही कम समय हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। इनके सामने प्रधानमंत्री बनने के बाद उस समय देश में सूखा, मानसून की कमी, खाद्यान्न संकट, आर्थिक स्थिति, औद्योगिक नीतियां की समस्या थी, क्योंकि हमने 1962 का भारत चीन युद्ध झेला था। कालांतर में 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। क्या हुआ? भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, यानी कि हमने 3 वर्ष के अंदर ही 2 युद्ध झेले। इससे देश की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई। जो धन आर्थिक विकास पर खर्च करना था, अब उसको सामरिक शस्त्रों पर खर्च करना पड़ा। इसी के साथ साथ उस अवधि में देश में मानसून का अकाल रहा, देश के विभिन्न भागों में सूखा पड़ा, खाद्यान्न संकट पैदा हो गया। इस स्थिति में हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जय जवान, और चूंकि देश में खाद्यान्न संकट था, खाद्यान्न की आवश्यकता थी, इसलिए किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए जय जवान, सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए और किसानों का
मनोबल बढ़ाने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय जवान जय किसान का नारा दिया और भारत के जवानों ने 1965 की लड़ाई में विजयश्री हासिल की और किसानों का मनोबल बढ़ने से देश में खाद्यान्नों की पैदावार बढ़ी। लेकिन ये देश के लिए एक बहुत बड़ी विडंबना थी कि भारत पाक युद्ध के बाद दोनों देशों के मध्य समझौते के लिए, दोनों देशों के मध्य समझौते के लिए 10 जनवरी 1966 में सोवियत संघ के ताशकंद में हमारे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान वहां उपस्थित हुए और वहां पर लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नेहरू के जो निर्विरोध उत्तराधिकारी शास्त्री थे वह बहुत ही कम समय के लिए देश के प्रधानमंत्री रहे और एक भारत का अनमोल रत्न भारत ने खो दिया। यानी कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु 10 जनवरी 1966 में कहाँ हुई, ताशकंद में हुई। बालकों, ये उस समय सोवियत संघ का भाग था, लेकिन वर्तमान में यह उज्बेकिस्तान की क्या है, राजधानी है। तो ताशकंद है वो वर्तमान में उज्बेकिस्तान की क्या है, राजधानी है। वहां पर बड़े रहस्यमय ढंग से हम देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ एक बात और आती है कि ताशकंद समझौता कब वह किस किस के मध्य हुआ। ये प्रश्न आपको हमारी जो समकालीन विश्व राजनीति है उसमें भी है कि ताशकंद समझौता कब वह किस किस के मध्य हुआ। तो ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मध्य हुआ। अब देखिए कि नेहरू जी के उत्तराधिकारी का यह सवाल हल ही किया गया था कि अब देश के सामने पुनः उत्तराधिकारी की समस्या पैदा हो गई कि अब शास्त्री जी का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। तो हम देखते हैं कि शास्त्री जी के बाद उनका उत्तराधिकारी किसको बनाया गया, इंदिरा जी को बनाया गया। किस प्रकार बनाया गया देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद शास्त्री जी थे, उनका जो उत्तराधिकारी किसको बनाया गया, इंदिरा गांधी को। इनको इंदिरा गांधी, शास्त्री जी का उत्तराधिकारी कौन बना, इंदिरा गांधी। लेकिन बालकों, इस बार उत्तराधिकारी का यह सवाल जिस प्रकार से नेहरू जी के उत्तराधिकारी शास्त्री जी निर्विरोध बने, वैसे इंदिरा गांधी जी नहीं बन पाए, क्योंकि बंबई प्रांत के, कहां के, बंबई प्रांत के मुख्यमंत्री वह शास्त्री मंत्रिमंडल के मंत्री मोरारजी देसाई, कौन, मोरारजी देसाई ने इंदिरा जी के नाम को क्या दी, चुनौती दी। संसदीय सांसदों की के द्वारा गुप्त मतदान किया गया, सांसदों द्वारा क्या किया गया, गुप्त मतदान किया गया और इंदिरा गांधी जी 2/3
बहुमत से क्या की गई, संसदीय दल की नेता चुन ली गई। इसके पीछे हम देखते हैं कि जो कांग्रेस के पुराने नेता थे, उन्होंने ये सोचकर कि इंदिरा गांधी को राजनीतिक अनुभव कम है, तो वह उनसे सलाह मशवरा लेकर कार्य करेंगी, आगे बढ़ेंगी। और इंदिरा जी के सामने दूसरी जो चुनौती थी कि देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति को कैसे पटरी पर लाया जाए। और इनको प्रधानमंत्री बने हुए 1 वर्ष ही हुआ है कि अब इनको चौथे आम चुनावों की तैयारी करनी थी। तो कहने का तात्पर्य है कि इंदिरा जी के सामने जो राजनीतिक सफर है, उत्तराधिकारी अपने आप को सिद्ध करने के लिए बहुत कम समय मिला, क्योंकि चौथा आम चुनाव जो 1967 में हुआ, कौन सा चौथा आम चुनाव 1967 में हुआ, ये पहला चुनाव था जिसमें कांग्रेस बिना नेहरू के जनता के सामने जाने वाली थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार से भारत में नेहरू जी के उत्तराधिकारी की जो समस्या है, उत्तराधिकारी की जो चुनौती है, उसको बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से निपटा।